नमस्कार साथियों, यदि आप जीके के अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्नों की तलाश में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं कि यदि आप लंबे समय से तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या किसी अगले एग्जाम की देने की तैयारी में है तो यह वीडियो देखना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इससे आपको आपकी तैयारी का आकलन होगा और आपको नए प्रश्नों के जरिए आपके ज्ञान के भंडार में जरूर वृद्धि होगी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सच्चे दोस्त तक जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला ही प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट और कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था 1857 के विद्रोह के समय। चलिए दोस्तों, अगला दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि जो संविधान सभा थी उसने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर क्वेश्चन को बिना देर किए रफ कॉपी में जरूर नोट करना है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर 24 जनवरी 1950 को। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था। दोस्तों, यदि आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो बिना देर किए फटाक से आपको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है। तो चलिए दोस्तों, अगला तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला तीसरे नंबर का प्रश्न है कि रात और दिन दोनों बराबर कहाँ होते हैं? जी हाँ दोस्तों, कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो बिना देर किए जवाब दीजिए, यदि नहीं मालूम है तो आप इसको नोट जरूर करिए, क्योंकि कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, दिन और रात दोनों कहाँ बराबर होते हैं? बताइए। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, विषुवत रेखा पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। चलिए दोस्तों, चौथा प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला चौथे नंबर का प्रश्न है कि पुरानी और क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ नष्ट होती है? जी हाँ दोस्तों, विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है, बताइए, बिना देर किए बताइए इसका आंसर। था कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन, जितने भी हमारे साइंस के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वो लोग फटाक से कमेंट करके बताएं कि पुरानी और क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, प्लीहा में। पुरानी और क्षतिग्रस्त आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं? प्लीहा में जाकर नष्ट होती हैं। आप ये जवाब दीजिए, ये लाल रुधिर कणिकाओं का जन्म कहाँ होता है? जी हाँ दोस्तों, जन्म कहाँ होता है इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए बिना देर किए। हमारा अगला पांचवें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट और कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन। यह हमारा प्रश्न हाल ही में राजस्थान में, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान टीईटी में पूछा गया है। हाल ही में यह 2022-23 की टीईटी की परीक्षा में यह पूछा गया है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद से क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, नोट जरूर करिएगा, आंसर दीजिए फटाक से। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राजस्थान टीईटी में पूछा गया हाल ही में प्रश्न है ये। हमारा अगला छठवें नंबर का प्रश्न है कि एक टीबी बराबर कितने जीबी होता है? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में जिसमें आप बैठने वाले हो 100% उसमें यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि एक टीबी बराबर कितने जीबी के बराबर होता है? बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए जवाब दीजिए। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर 1024 जीबी। एक टीबी बराबर 1024 जीबी के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, सातवां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला सातवें नंबर का प्रश्न है कि गाजर का नारंगी रंग होने का क्या कारण है? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह हमारा एसएससी में, जी हाँ दोस्तों, एसएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि गाजर का नारंगी रंग होने का क्या कारण है? बिना देर किए जवाब दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हर क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा, क्योंकि केवल हम आपके लिए वही प्रश्न लेकर आए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। यह प्रश्न हमारा एसएससी जो है एमटीएस में 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि गाजर का नारंगी रंग होने का क्या कारण है? जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाजर का रंग नारंगी रंग का होता है। चलिए दोस्तों, आठवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और आठवें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमारा वीडियो में, जी हाँ दोस्तों, यूपी के वीडियो एग्जाम में 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था
कि भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? बताइए, बिना देर किए बताइए। तीसरा इज द राइट आंसर, एडमिन ल्यूटिनियस ने। एडमिन ल्यूटिनियस ने भारतीय संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। जो नया संसद भवन बना है वो नहीं, जो पुराना बना हुआ था उसका डिजाइन के बारे में पूछा गया है कि भारतीय संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? एडमिन ल्यूटिनियस द्वारा। यह प्रश्न हमारा वीडियो के 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों 9वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 9वें नंबर का प्रश्न है कि मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में यह रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपको इसको नोट जरूर करना है। इसका आंसर यदि आपको मालूम है तो बिना देर किए जवाब दीजिए कि मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है? जी हाँ दोस्तों, चौथा ही द राइट आंसर 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार, जो हमारे जो है आज 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया था। जी दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूलभूत अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। यदि दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए। जी दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको प्रश्न लगता है कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर रोज आपको समय पर वीडियो जरूर मिले। चलिए दोस्तों 10वां प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 10वें नंबर का प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके एग्जाम में नदी टॉपिक है, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके एग्जाम में नदी टॉपिक है तो यकीन मानिए कि यह वीडियो, यह प्रश्न आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह नदी से रिलेटेड प्रश्न है। यदि नदी टॉपिक है तो यकीन मानिए कि यह प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। बताइए कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। बताइए कि इन चारों नदियों में से कौन सी एक भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है? जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। चलिए दोस्तों 11वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय हुए लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हुई है? जी हाँ दोस्तों, यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार का एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आपको इसका आंसर 100% मालूम होगा, इसलिए बिना देर किए आप इसका आंसर का जवाब दीजिए। यह प्रश्न हमारा एसएससी एमटीएस में, जी हाँ दोस्तों, एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हुई थी? जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर लाला लाजपत राय। इनके सिर पर जो है लाठी लग गई थी, जिसके कारण इनका सर फट गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि राग मियां मल्हार के लेखक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपको इसका आंसर मालूम नहीं है तो आप इसको लिख लीजिए। मैं पहले आपसे कह रहा हूं कि आप बिना देर किए रफ पेन कॉपी उठाइए और इसको नोट करिए कि राग मियां मल्हार के लेखक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर तानसेन। तानसेन राग मियां मल्हार के लेखक थे। यह वही राग है जिसको गाकर तानसेन बारिश कर देते थे। चलिए दोस्तों 13वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 13वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए आप ईमानदारी के साथ बताइए कि यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि नहीं मालूम है। जी हाँ दोस्तों, बिना बेईमानी किए ईमानदारी के साथ आप कमेंट करके बताइए यस या नो करके कि आपको इसका आंसर मालूम है कि नहीं मालूम है। आप इसी प्रश्न से अपनी तैयारी का आकलन कर दीजिए। यदि आपको इसका प्रश्न का आंसर मालूम है तो आप मानिए कि आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं पक्का होगा। बताइए बिना देर किए इनमें से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। अब बताइए आपने सही टिक किया है कि या गलत टिक किया है? जी दोस्तों, तैयारी का आकलन करिए इस प्रश्न से। जी दोस्तों, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। इन चारों में से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। चलिए दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे तभी आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों अगला 14वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 14वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे दक्षिण की गंगा के नाम से पुकारा जाता है? एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं या रिपीट होते हैं कई बार ये प्रश्न कि इनमें से किसे दक्षिण की गंगा के नाम से पुकारा जाता है। बताइए कि किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से पुकारा जाता है? चौथा द राइट आंसर कावेरी। कावेरी को दक्षिण की गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों 15वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और एक बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है
कि कावेरी नदी का उद्गम स्थान है? जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए बताइए कि कावेरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में कि कावेरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। पहला द राइट आंसर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। चलिए दोस्तों 16वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 16वें नंबर का प्रश्न है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम होगा, आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब आप एक या दो एग्जाम पेपर दे चुके होंगे तो आपको इसका आसानी से आकलन हो जाता है कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन दिवस से पूछे जाते हैं। हो सकता है यही क्वेश्चन उठा के आपके अगले एग्जाम में दे दे कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। बताइए, ईमानदारी के साथ कमेंट करिए। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, किसी भी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं बिना देर किए। चलिए दोस्तों अगला 17वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 17वें नंबर का प्रश्न, जी हाँ दोस्तों 17वें नंबर का प्रश्न मैं कहता हूं कि आप सबसे पहले रफ कॉपी में नोट किए। मैं आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि सबसे पहले आप इस प्रश्न को जो है रफ कॉपी में नोट करिए, क्योंकि 100% यह प्रश्न आपके अगले एग्जाम में देखने को मिलेगा। बताइए कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है। जी हाँ दोस्तों, यदि लोकसभा में किसी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो आपको न्यूनतम समर्थन सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर 50 सदस्यों का, सांसदों का आपके पास जो है वो होना चाहिए, न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए किसी भी सरकार के या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न है कि मानव में कितने रक्त समूह होते हैं। जी दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। रफ कॉपी में जरूर नोट करिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि कई बार अलग अलग एग्जामों में बार बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मानव में कितने रक्त समूह हैं। कमेंट करके जवाब दीजिए। ये देखिए, साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं वो लगातार बिना देर किए खटाक से कमेंट कर रहे हैं। 4। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर। मानव में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं? 4। कौन कौन से? ए समूह, बी समूह, ए बी समूह और ओ। यह दोस्तों ये 4 रक्त समूह पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों 19वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक में कितनी बार हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, कई बार अलग अलग एग्जामों में यह प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक में कितनी बार हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, एक भी बार नहीं, एक भी बार अब तक में जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। और आपके लिए ये प्रश्न है, मैं इस प्रश्न का आंसर आपको पहले बता चुका हूं कि बताइए कि राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जी दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न है यह। जी दोस्तों, हर एग्जाम में दिवस से एक या दो क्वेश्चन बनते ही हैं। बताइए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जी दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको लगे कि यह चैनल बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बिना देर किए, क्योंकि हर रोज हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे तो आपको ताजा तरोजा नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों 21वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि चिनाव रेल पुल चिनाव नदी के ऊपर कितना ऊंचा बनाया गया है। जी दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन है। अभी ही चिनाव रेल पुल पर रेलगाड़ी दौड़ाई गई है। जी दोस्तों, इस पुल का सबसे ऊंचे पुल का निर्माण किया गया है और इसमें हाल ही में रेल लाइन दौड़ाकर इस पुल का परीक्षण किया गया है। बताइए बिना देर किए, यदि आप करंट से रिलेटेड प्रश्नों की तैयारी करते हैं तो आपको इसका आंसर मालूम होगा या नहीं मालूम है, तो बिना देर किए इसको नोट करिए और बताइए, कमेंट करिए, गेस करिए कि चिनाव रेल पुल किस नदी पर कितने ऊंचा बनाया गया है। जी दोस्तों, चिनाव रेल पुल चिनाव नदी में कितने ऊपर ऊंचा बनाया गया है आपको बताना है। जी दोस्तों, चौथा द राइट आंसर 359 है, गलत प्रिंट हुआ है, 359 मीटर। जी दोस्तों, चिनाव रेल पुल चिनाव नदी पर कितना ऊंचा बनाया गया है? 359 मीटर बनाया गया है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट में क्वेश्चन ये बनेगा ही बनेगा। चलिए दोस्तों 22वें नंबर का प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला 22वें नंबर का प्रश्न है कि आकाशीय पिंडों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिना देर की इसका जवाब दीजिए कि आकाशीय पिंडों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, खगोल पिंड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 23वें नंबर का प्रश्न है, धाकड़ प्रश्न है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, धाकड़ प्रश्न है। मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले आप इस प्रश्न को नोट करिए। जी हाँ दोस्तों, रफ कॉपी में नोट करिए और अपने दोस्तों के साथ, सच्चे दोस्तों के साथ इस प्रश्न को साझा करिए कि भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ खोला गया था। आप दोस्तों से पूछा करिए। आप जो प्रश्न पढ़ते हैं उनको रिवाइज करने के लिए आप दोस्तों से पूछिए, उनको बताइए। इससे आपको रिपीट होगा क्वेश्चन, आपको ज्यादा तरीके से याद होगा। बताइए, भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ खोला गया था। जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तीसरा द राइट आंसर, मुंबई में भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय खोला गया था। दोस्तों, अब तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो कर ही दीजिए कम से कम। हमारा अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का हरा ग्रह कौन सा है। जी दोस्तों, बताइए इस सौर मंडल का हरा ग्रह कौन सा है। जी दोस्तों, यह ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है यह प्रश्न कि सौर मंडल का हरा ग्रह कौन सा है। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, तीसरा इज द राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करिएगा इस प्रश्न को। हमारा अगला 25वें नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जी दोस्तों, बताइए, बिना देर किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिलेटेड प्रश्न है। जी दोस्तों, विदेश से रिलेटेड प्रश्न है, महाद्वीप से रिलेटेड प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको यदि नहीं मालूम है तो नोट करने से नहीं चूकिएगा। बताइए कि इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जी दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, ग्रीनलैंड। चलिए दोस्तों, 26वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 26वें नंबर का प्रश्न है कि क्राइम एंड पनिशमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। जी दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन रख देता है ऐसे बार बार। जी दोस्तों, बार बार ऐसे प्रश्न रखता है हर एग्जाम में। बताइए कि क्राइम एंड पनिशमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। जी दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, यफोयोदोर दोस्तोवस्ती द्वारा लिखी गई थी क्राइम एंड पनिशमेंट पुस्तक। जी दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 27वें नंबर का प्रश्न है कि आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ईमानदारी के साथ बताइए, आपको इसका आंसर मालूम है कि नहीं मालूम है। फटाक से कमेंट करके बताइए, ये आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है बिना देर किए। जी दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि युग पुरुष भारत रत्न अटल जी पुस्तक के लेखक कौन है। जी दोस्तों, हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं लेखकों के नाम से। हो सकता है यही प्रश्न आपके 100% एग्जाम में छप जाए कि युग पुरुष भारत अटल जी पुस्तक के लेखक कौन है। जी दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, रमेश पोखरियाल। जी दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, युग पुरुष भारत रत्न अटल जी पुस्तक के लेखक हैं रमेश पोखरियाल। चलिए दोस्तों, अगला और 29वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 29वें नंबर का कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी दोस्तों, जो पूरा वीडियो देखा होगा उसी को यह प्रश्न मिला होगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट और बार बार एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है यह कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। नोट जरूर कर लीजिएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा। जी दोस्तों, दूसरा द राइट आंसर, 1985 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया था। चलिए दोस्तों, अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जी दोस्तों, इस प्रकार कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जी दोस्तों, बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रिंट गलत हो गया थोड़ा सा, तो आपको समझना पड़ेगा कि इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बताइए। जी दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र, इन सभी क्षेत्रों में विशेष योगदान देने पर नोबेल पुरस्कार से व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। नमस्कार साथियों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, एक लाइक कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो और क्वेश्चन पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार साथियों।